नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। जितना मैंडेट एनडीए को मिला है उसके बाद जितने भी घटक दल एनडीए में हैं, हर किसी का एक बराबर अधिकार है। बात अगर की जाए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, तो उनके 4 विधायक इस बार जीत कर सदन पहुंचे हैं। वहीं जो प्रधान महासचिव हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, संतोष मांझी, उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। जिसके बाद जो भी मुद्दे एनडीए को लेकर निकलते हैं या फिर बिहार की राजनीति में, उस पर मुखर होकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपना रुख रखती है। इसी क्रम में संतोष मांझी ने कई बयान जो है वो जारी किया है। वो बयान चाहे चिराग पासवान के भविष्य में एनडीए में एंट्री की हो या फिर जो बातें 18 मंत्रियों के दागी होने की चल रही है बिहार के सियासत में, उसकी, इन तमाम मुद्दों पर संतोष मांझी ने खुलकर अपनी बातों को रखा है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है और कहा है कि अगर 18 मंत्रियों के दागी होने पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो पहले उन्हें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि नेता विरोधी दल पर भी कई आरोप हैं। इसके साथ ही उनका पूरे परिवार पे कई आरोप जो हैं वो लगा हुआ है। इसके साथ ही एक नसीहत जो है संतोष मांझी ने चिराग पासवान को दी है और कहा है कि एनडीए में उनका भविष्य क्या है, इस पर वो अपना रुख तो नहीं रखते, लेकिन बतौर एक युवा नेता और जिस तरीके से चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को और भी स्ट्रगल करना चाहिए और अकेले जिस तरीके से चुनाव लड़े हैं भविष्य में वैसे ही लड़ना चाहिए। क्या कुछ कहा है संतोष मांझी ने, वो आप सुनिए। चिराग जी एनडीए से अंदर हैं कि बाहर हैं, ये डिसीजन करना जो एनडीए के बड़े घटक दल हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, और उनकी बातें भारतीय जनता पार्टी को होती है, उनको डिसाइड करना है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूँ, चिराग जी एक बिहार में एक उभरता हुआ नेता हैं और दलित परिवार से आते हैं और आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों और शोषितों के नेता रहे हैं। और अगर उनको लगता है चिराग पासवान जी को कि उनके अंदर क्षमता है और वो दलितों के लिए सोचते हैं, दलितों के संघर्ष को आगे ले जा सकते हैं, पिछड़ों के संघर्ष को आगे ले जा सकते हैं, और उनमें ऐसी क्षमता है कि वो अकेले दम पर, अपने दम पर, जैसा कि पिछले चुनाव में उन्होंने किया था कि आप अकेले चुनाव लड़े और एनडीए के खिलाफ उन्होंने अपना कैंडिडेट को उतारा। अलग बात है कि जनता ने उनको नकार दिया। अगर उनको क्षमता है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, दलितों के शोषितों की बात सोचते हैं, तो आप लड़ाई लड़िए, अकेले चुनाव लड़िए, मुख्यमंत्री बनिए। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, मुख्यमंत्री बन के आप ज़्यादा कर सकते हैं। आप अलग होकर लड़ाई लड़िए ना। आप एक तरफ चाहते हैं कि हम एनडीए में रहें भी और एक तरफ कहते हैं कि एनडीए के खिलाफ भी हैं, तो ये दोगली नीति इसको कहते हैं। इस ऐसे दो नाव पर चलने वाला इंसान कभी सफल नहीं होता। उसको एक दिन नदी में डूब ही जाना है, उसका अंत ही होना है। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा वो एक अपनी अलग दिशा तय करें और विकास में जो रचनात्मक राष्ट्र निर्माण में जो होती है उसकी रचनात्मक भूमिका करप्शन किया है, उसने किसी के साथ किसी की हत्या कर दी है, वो बातें हैं। और मैं दूसरे के विषय में बात नहीं करता, मैं अपने विषय में बात करता हूँ। और दूसरी बात जो है, जो व्यक्ति बोल रहे हैं, अब आप सब बेहतर जानते हैं उनके बारे में कि एक संवैधानिक पद पर रह करके विपक्ष के नेता के रह पर अगर उनके ऊपर इस तरह का आरोप है और एक तक नहीं पूरे परिवार के ऊपर आरोप है, तो वो किस मुँह से दूसरे के ऊपर कह रहे हैं? जिसके घर खुद काजल की कोठरी में रह कर कह रहे हैं कि हम अति हैं, तो उनके यहाँ रहने से लोगों पर दाग हो जाता है, तो दूसरे को क्यों दागी बोलते हैं? दागी का वो अर्थ क्या समझते हैं? दागी का मतलब होता है कि कोई अगर उनके एक्ट से समाज में अगर कोई परेशानी, समाज को अगर परेशानी होती है, किसी के एक्ट से अगर मान लीजिए कि वो करप्शन कर रहे हैं, जनता के पैसा को लूट रहे हैं, किसी के नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम दलित की आवाज़ उठाने के लिए अगर रोड पर आए हैं, दलितों के आवाज़ बनने के लिए आए हैं, उसमें राजनीति तो होती है। आप जानते ही हैं कि कैसे लोग, जिस लोग जो ठेकेदार टाइप के लोग होते हैं, जो समाज के ठेकेदार होते हैं, आपको नहीं चाहते कि आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो इन प्रकार कारणों से कुछ न कुछ होती रहती है। आप कहीं शांतिपूर्वक धरना में बैठ जाएंगे तो आपको कुछ कर दिया जाए, तो ये सब राजनीति में चलता रहता है।